ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास के कार्यों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के.वी. प्रसाद और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। अनुच्छेद 370 हटने और जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सरकार का बल इस बात पर है कि जो विकास कार्य हैं इन क्षेत्रों के लिए उन्हें तेजी प्रदान की जाए और इसलिए हमने देखा भी है कि जो जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख का विकास है उसको विश्व भर में उसकी पहुंच के लिए सरकार ने समय समय पर अलग अलग देश के राजनयिक हैं उनके डेलीगेशन का आयोजन किया है और जो वर्तमान अलग अलग देशों के राजनयिकों का आगमन है जम्मू कश्मीर में वो भी इस बात का परिचायक है कि सरकार का प्रयास है कि विश्व भर में जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास कार्यों की पहुंच हो और उससे विश्व अवगत हो। पहले आपकी बात पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि जो सरकार का प्रयास है कि जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में विकास को तेजी प्रदान की जाए, जो जटिल प्रक्रिया थी उन्हें सरल बनाया जाए। इसके लिए चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जिसमें हाईवेज टनल का निर्माण हो, ऊर्जा संवर्धन की बात हो या इसके अलावा जो पर्यटन इन इलाकों का आकर्षण रहा है उसमें मजबूती देने की बात हो, तो इन सभी बातों को लेकर सरकार काम कर रही है। आपकी क्या टिप्पणी होगी कि जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के इस विकास से देश को कितना लाभ होगा? सरकार की तरफ से पूरा जो प्रयास रहा है वो यही है कि विकास जितना हो तेजी से पहुंचे, क्योंकि सरकार ये उनके नजर में है, ये चाहते हैं देखें कि विकास लोगों तक पहुंचे जो शायद वंचित रह गए या उनको जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि हमें सबको मालूम है कि केंद्र से जो धन आवंटन किया जाता है, चूंकि ये स्पेशल स्टेट्स हैं, हिल स्टेट्स हैं, तकरीबन 90% वहाँ की जो रेवेन्यू है वो स्टेट्स के जो है वो केंद्र देती है, उसका खर्चा केंद्र निर्वहन करती है। तो ऐसे में जब केंद्र का इतना पैसा जाता है वो तो सरकार की तरफ से पूरा इस पे जोर रहा है कि भाई विकास तेजी से पकड़े और लोग जो वहाँ पे जिनको वंचित रह गए या उनको कम मिल रहा था वो विकास की मुख्य धारा में तेजी से जुड़े। सरकार दो महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दे रही है जो जम्मू कश्मीर की ताकत है, जैसे एक तो हॉर्टिकल्चर और एक सेरिकल्चर। सरकार ने हॉर्टिकल्चर और सेरिकल्चर के व्यापार को बढ़ाने के लिए और उसके निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम चालू की। इसके तहत जो हॉर्टिकल्चर उत्पाद है या फलों का उत्पाद है उसमें हमने देखा कि रिकॉर्ड वृद्धि हुई और साथ ही जो सिल्क ककून है उसके व्यापार में भी हमने देखा बढ़ोतरी हुई। तो आपको क्या लगता है कि जो इस इलाके की ताकत है उसको प्रोत्साहन देकर सरकार इस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति बढ़ाने में कदम आगे बढ़ा रही है? कृषि और बागवानी के साथ जो जुड़े हुए साथ में खासकर पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, क्योंकि फूल और ये है पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है अपने में। तो अगर उस सप्लाई में अब भारत की तरफ से भी कोशिश होती रही है पिछले कई सालों से कि भाई विश्व के इस मार्केट को भी आपके निर्यात और आयात के जो स्रोत है उसमें तेजी से फर्क पड़ता है। इसका फायदा ये होता है कि न सिर्फ इसमें छोटे किसान या छोटे बागवानी करते हैं उनके साथ भी जाते हैं जो छोटे रेशम उद्योग से जुड़े हुए हैं और तमाम सारी जो इनकी एंसिलरी इंडस्ट्रीज है, एक पूरा जो सप्लाई चेन बनता है और उसमें कई लोग आते हैं और जरूरी नहीं है कि इसमें बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस ही हों, छोटे छोटे चूंकि कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से ही ये निकलते हैं और वहाँ पे ज्यादा एक तो वो लेबर इंटेंसिव होता है और उसके साथ उनकी आमदनी बढ़ने की साधन बनते जाते हैं। इसका ये भी एडवांटेज है कि जम्मू कश्मीर पिछले कई वर्षों से हमेशा ही, जैसे आपने पहले भी कहा, वहाँ पे पर्यटन के ऊपर काफी निर्भर रहता है, खासकर ग्रीष्म कालों में और सर्दी आने तक। लेकिन पिछले कुछ दशकों से जो देखा गया है कि काफी इसमें गिरावट इसलिए भी आई है क्योंकि वहाँ पे जो सिक्योरिटी की सिचुएशन थी उसको लेकर 1990 के बाद जो हालात बिगड़े काफी कम हो गए। लेकिन पिछले 10-15 सालों से इसमें तब्दीली देखी गई, लेकिन बीच में छुटपुट घटनाएं होती है तो सुरक्षा के कारण से लोगों के मन में एक शंका थी कि जाए न जाए। तो एक माहौल को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, एक तो वहाँ लोकल अपने आप को महफूज करे, सिक्योरिटी सिक्योर रहे, साथ ही साथ वो प्रगति की ओर खुद वो काम करे, अपने हाथ से जो इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, जैसे आपने कहा सेरिकल्चर हुआ, तो इसमें एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और एक अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको लगातार मिलती है। लेह लद्दाख के विकास में अवरोध इस बात से था कि जो लद्दाख की कनेक्टिविटी थी वो देश के दूसरे हिस्सों से इतनी पुख्ता नहीं थी, इसलिए सरकार ने अब वहां पर भी आधारभूत ढांचा खड़ा करने के प्रयास किए हैं और खासतौर पर जो उद्यमी युवा हैं वो निकले, इसके लिए सरकार ने कोशिश की है कि युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए, इनोवेटर्स वहां निकलें और इसी प्रयास में सरकार ने नेशनल ट्रेनिंग स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना का काम शुरू किया है और इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की स्थापना का काम भी चल रहा है। तो लद्दाख के युवाओं की क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार के इन प्रयासों पर आपकी क्या टिप्पणी है? युवा
सक्षम है, तो उसको और सक्षम कैसे बना जाए, क्योंकि जैसे पूरे विश्व में जो तैयारी हो रही है, अपने आप को एक ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ बना रहे, खासकर जब से ये कोविड से पहले भी ये शुरुआत हो गई थी कि कैसे भारत जो है विश्व के ग्लोबल जो सप्लाई चेन से उसके साथ जुड़े। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो विशेषताएं हैं, वहां पे जो लोकल इंडस्ट्रीज सबसे उसमें जरूरत होता है स्किल सेट। क्या हमारे पास जो वर्क फोर्स है, क्या उनके पास उस तरह के स्किल सेट है कि वे इन चीजों को आगे बढ़ा चाहे। अगर नहीं है तो सरकार उनको प्रोत्साहन कैसे करे, उनको ट्रेन करे, उनको प्रशिक्षण दे और फोकस पोजीशन दे जो कि वहां के लोकल इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ के तालमेल बिठाकर काम आए। वहां का युवा वहीं पे अपनी नौकरी या रोजगारी करे और साथ ही साथ साधन उसके बढ़ते जाते हैं और हमारे जो आर्थिक व्यवस्था में ये कारगर साबित होता है। जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर ध्यान दे रही है और इसी के साथ साथ जो ऊर्जा संवर्धन है उस पर भी ध्यान दे रही है। जैसे अगर लद्दाख की बात करें तो सरकार का फोकस है कि लद्दाख में सौर ऊर्जा का एक केंद्र बने और वो सौर ऊर्जा जो नेशनल पावर ग्रिड है उस तक पहुंचे। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े हाईवेज, टनल का निर्माण किया जा रहा है जिससे कि न सिर्फ देश के दूसरे हिस्से लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जुड़े, बल्कि जो अंदरूनी इलाके हैं उनकी भी आपसी कनेक्टिविटी हो और सामान्य आवाजाही भी सुलभ हो। इसके साथ साथ जो हमारी सेना तक मूलभूत जरूरतें पहुंचने की सुविधा है वो भी पुख्ता हो। उदाहरण के तौर पर हम जो अभी हाल ही में बानीहाल काजीकुंड टनल का जो निर्माण चल रहा है उसके उदाहरण को ले सकते हैं और जो अटल टनल जिसने हिमाचल प्रदेश को लेह लद्दाख से जोड़ा है ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो आधारभूत ढांचे को मजबूत करना इन इलाकों के लिए कितना आवश्यक है? देखिए, तो बहुत जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट दो वजह से। एक तो आपने कहा सामान्य नागरिकों को आने जाने में सुविधा रहती है, साथ ही साथ सामरिक दृष्टि से भी। जैसे आपने कहा भारतीय सेना साजो सामान उनका जाता है, उनके खान पीन का पूरा, क्योंकि कुछ इलाके तो बर्फ के वजह से कई महीनों तक अनसर्विसेबल हो जाते, तो आप राजमार्ग से नहीं जा सकते। तो उसके लिए पहले क्या होता था कि सेना की जहाज दुर्गम इलाकों में और खासकर दूर सप्लाई पहुंचाती तो उसकी अपनी बाधाएं होती थी और उसकी अपनी सीमाएं होती थी। लेकिन आपके पास अगर सड़क ऑल वेदर टनल जिसे कहा जाता है कि भाई किसी भी मौसम में वो चले, और हाँ उसके बाद जरूर है कि उसको मेंटेन करना पड़ता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये कार्य करती रही और ज्यादा करेगी, क्योंकि टनल के इर्द गिर्द जो बर्फ जमता है, बर्फीले इलाका है, उसको लगातार सफाई करना पड़ता है, सुविधाएं बढ़ती है। कई जो लॉन्ग रूट है, जैसे आपने जिस अटल टनल का जिक्र किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में ये एक तरह से दृष्टिकोण लिया गया था कि एक सामरिक दृष्टि से भी ये एक ऑल वेदर रूट हो, क्योंकि सर्दी के इलाके में जैसे मैंने कहा कि कई रास्ते बंद हो जाते थे और आपको अलग अलग प्रांतों में, जो कि सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों चीजें उसको जोड़ती है। और जैसे हमने देखा कि पूरे भारत के अन्य प्रांतों में जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट चला है, जैसे ही नेशनल हाईवे बनने चले गए, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की कल्पना की गई थी वाजपेयी जी के वक्त, उससे विकास कितनी तेजी से बढ़ा है, क्योंकि आवाजाही बड़ी, हाईवे के इर्द गिर्द विकास होता चला गया। ठीक उसी तरह अगर आप दुर्गम इलाकों में ऑल वेदर रोड बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग आना जाना आसान होगा, तो ट्रेड और कल्चर के लिए भी ये थोड़ा आसान रहेगा लोगों के। मिस्टर प्रसाद, विकास के लिए आवश्यक है कि इलाके में शांति स्थापित हो और शांति के लिए आवश्यक है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया सही तरह से चले। और हाल ही में हमने एक उदाहरण देखा कि जो स्थानीय निकायों के चुनाव, जिला पंचायतों के चुनाव हुए, वो सफलतापूर्वक उनका आयोजन हुआ। तो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितना बड़ा संकेत है कि अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहां पर सफल है और चुनावों की प्रक्रिया शांतिपूर्वक चल रही है। जो हमारी परिकल्पना रही है 3 टियर ऑफ गवर्नेंस में, तो उसमें पंचायत और नीचे लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोकल बॉडीज का अहम भूमिका दी गई, क्योंकि इस वक्त यूटी है और अभी वहाँ पे जैसे सरकार ने कहा भी था कि चुनाव कराएंगे, उसके लिए डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। सबसे नीचे जो कि रोज जिससे आपको ताल्लुकात पड़ता है, लोकल लेवल पे जो आपके लोग हैं जो कि आपके कार्य में मदद कर रहे हैं, तो उसमें डीडीसी एक बहुत इम्पोर्टेंट एक सेगमेंट हो जाता है और शायद यही वजह है कि इस प्रक्रिया को तेजी से इस पे कार्रवाई। देश का विकास जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के विकास पर बहुत निर्भर करता है, इसीलिए सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है कि आधारभूत ढांचा तो मजबूत हो ही रहा है, लेकिन जो सरकारी योजनाएं हैं, जिसमें स्वास्थ्य योजनाओं से लेकर और जो मूलभूत योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ एक आम नागरिक तक पहुंचे। तो उम्मीद है कि इन प्रयासों से इस इलाके के साथ साथ देश की प्रगति में भी मदद मिलेगी। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास के कार्यों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।